हेलो बच्चों। आज हम पढ़ते हैं अपने क्रम में बॉन्डिंग के क्रम में अगला तीसरे प्रकार का जो बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उप सहसंयोजक बंध या कहीं पर इसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई भी परमाणु जो बॉन्डिंग में भाग लेता है तो उसमें भाग लेने का जो उसका कारण है वो क्या है, अपनी अष्टक पूर्ण करना। ठीक है ना, अष्टक नियम हमने पढ़ा है, तो अष्टक नियम के अनुसार अपनी वायतन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए कोई भी परमाणु बॉन्डिंग में प्रतिभाग करता है। तो दो तरह की बॉन्डिंग हमने पहले पढ़ ली है, आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी और दूसरे हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजक बंध हम जिसको कहते हैं वो हमने दो बॉन्ड पढ़ लिए हैं और उसके गुण, कुछ यौगिकों के गुण पढ़ लिए, कुछ संरचनाएं बनानी हमने सीखी। तो तीसरे प्रकार का हम बॉन्ड पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। ठीक है, अब उप सहसंयोजक बंध क्या होता है? ये कुछ इस प्रकार का बंध है, जैसे हमने ये देखा कि परमाणु के बाहर में कोई भी अगर हम परमाणु लेते हैं, जैसे माना हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का अगर हम बैलेंसी इसकी देखते हैं, इसके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन्स को यदि हम देखते हैं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं। ठीक, अब आपने देखा होगा जब हमने सहसंयोजक बंध पढ़ा था तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों में से ऑक्सीजन के ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं? क्योंकि इसके केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इसके भी केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। तो शेयरिंग कर लेते हैं दूसरे के साथ में, दूसरे के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 या 2 कोई भी आप गिन सकते हैं, तो ये टोटल 4, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या हुआ, एक 2 इलेक्ट्रॉनों के को हम कहते हैं जोड़ा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा हो गया, तो इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, जो बॉन्ड में भाग नहीं लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमेशा इसी पर ऐसी इसी प्रकार से उपस्थित रहती है ना। ठीक, तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या उप सहसंयोजक बंध क्या होता है? उप सहसंयोजक बंध इसी प्रकार से बनता है कि जब कोई ऐसा परमाणु जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं जो उसके अपने किसी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसा परमाणु क्या करता है, अपने इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये पूरा जोड़ा जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को ही जो है क्या कर देता है, दूसरे परमाणु को डोनेट कर देता है। ठीक है, और डोनेट करने के दौरान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध, है ना। और इस उप सहसंयोजक बंध को हमेशा इसी प्रकार से दिखाया जाता है, तीर के चिन्ह से। तो तीर का चिन्ह कहां से कहां को बनेगा, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और जिसको देगा उसकी ओर को ऐसा चिन्ह बन जाता है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध। अब एक उदाहरण देखते हैं हम, जैसे माना H3O+ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को हम कैसे बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन यदि बनेगा तो हाइड्रोनियम आयन कैसे बनेगा, देखते हैं। हाइड्रोनियम आयन को ये हमने बना दिया ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ठीक, ये हाइड्रोजन का हमने एक इलेक्ट्रॉन लिखा, ये दूसरे वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ठीक है, और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूं मैं, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन। ठीक, जब H2O बना था तो वो इस तरीके से बना हुआ था। ठीक है ना, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया। ठीक, अब इसके भी पूरे हो गए ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। अब क्या है, एक हाइड्रोजन इसमें और लगा हुआ है, अब इस हाइड्रोजन को हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब इस हाइड्रोजन के पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जो हाइड्रोजन आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस पूरे जोड़े को अपने लिए इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है ना, तो मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, ये अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। ठीक, और इसको अपने साथ जोड़ देगा, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं।
एक और एग्जांपल देखते हैं हम, NH3BF3, इसका बना के देखते हैं। देखें NH3 और BF3 का बना के देखें। देखिए बोरॉन की वाहितम कक्षा में बोरॉन कितना होता है, 5 होता है ना। बोरॉन कितना होता है, 5। तो कितने हो गए, 2 और 3। ठीक। फ्लोरीन को हम जानते हैं कितने होते हैं, फ्लोरीन में 9 होता है, तो 2 और 7। तो पहले हम बोरॉन BF3 का बना के देखते हैं। ये बी हमने बना दिया, वाहितम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 बना दिए। ये हमने फ्लोरीन के बना दिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरे फ्लोरीन के हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये तीसरा फ्लोरीन हमने बना दिया, इसके भी हमने 7 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ठीक है। अब ये आपस में सहसंयोजक बंध पहले बनाएंगे। इन्होंने पहले सहसंयोजक बंध बना दिया, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोरीन के, ये इस फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये इस फ्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्योंकि सहसंयोजक बंध बना रहा है तो बोरॉन भी इनसे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है बोरॉन में, 1 2 3 4 5 6। तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। मतलब ये बनने के बाद भी क्या हो रहा है कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। तो ऐसे में क्या होता है, NH3, जब हम यहाँ पर NH3 की संरचना बनाएंगे तो NH3 की ये 3 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, ये हाइड्रोजन बना दिया, ये हाइड्रोजन बना दिया, ये हमने हाइड्रोजन बना दिया। ठीक। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन का भी हम बना देंगे, तो ये नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक जोड़ा ये इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट कर देगा। ठीक है ना। तो ऐसा करने में क्या होगा कि इस बोरोन की भी वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये आपस में क्या होगा, जुड़ जाएंगे, NH3BF3 बन जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग या उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक। तो इस प्रकार के बंध में क्या होगा कि जिस परमाणु के वाहितम कक्षा में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो सामान्यतया उसके सहसंयोजक बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को वो परमाणु क्या करता है, जोड़े के रूप में दूसरे परमाणु को डोनेट कर देता है, और इस प्रकार से बनने वाला बंध जो होता है उस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। ठीक। अब इसके बाद अगला हम देखते हैं अष्टक नियम जो हमने पढ़ा था उसकी क्या सीमाएं हैं। अष्टक नियम के आधार पर हमने अभी तक जो है जितने भी हम बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं उसमें हम यही नियम लगा रहे हैं कि अष्टक नियम के आधार पर ही जो है वो बॉन्डिंग हो रही है। तो अब अष्टक नियम के आधार पर हम ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या ऐसी चीजें हैं कि जहां पर अष्टक नियम हमारा पूर्ण रूप से लागू नहीं होता है ना, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं। तो देखें, पहली इसकी क्या सीमा निकल के आई है कि पहले क्या हो रहा है कि जो केंद्रीय परमाणु, जब कोई यौगिक बनता है तो कई उदाहरण ऐसे मिले हैं कि जिसमें केंद्रीय परमाणु का जो अष्टक है वो पूर्ण नहीं हुआ। मतलब यौगिक तो बना, सहसंयोजक बंध भी बना, ठीक, लेकिन जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं पाया गया। जैसे माना, ये एग्जाम्पल देखते हैं हम LiCl का, है ना। ये LiCl का एग्जाम्पल देखेंगे आप, तो Li को देखेंगे तो Li कितना होता है, Li होता है 3। तो कितना, 3 का मतलब हो गया 2 into 1। वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1। क्लोरीन का देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक। अब ये देखो, क्लोरीन का तो क्या हो गया, 8 पूरे हो गए, लेकिन Li का केवल 2 ही पूरा हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अष्टक नियम जो है वो लिथियम के लिए नहीं लगा, है ना। लिथियम में ये नियम लागू नहीं होता। अब ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम BeCl2 का। इसको बना के देखते हैं। बी का कितना होता है, 4 होता है। 4 का मतलब हो गया 2 into 2। वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक। क्लोरीन को अभी हमने बनाया BeCl2 में, ये क्लोरीन हमने बना दिया। ठीक है, दूसरा क्लोरीन यहां बना देते हैं।
ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं तो इस क्लोरीन का ये हो गया, इस क्लोरीन के लिए ये हो गया, और बेरिलियम के लिए ये हो गया। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्लोरीन के लिए देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस क्लोरीन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके भी 8, लेकिन इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, बेरिलियम है। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो इसके कितने हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यौगिक तो अणु तो बना है, लेकिन अणु बनने के बाद भी जो केंद्रीय परमाणु है उस केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे अभी हमने देखा था BF3, BF3 का देखते हैं। BF3 के एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। बोरॉन कितना होता है, बोरॉन का होता है 5, 5 का मतलब हो गया 2 और 3, यानी वाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बना देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फ्लोरीन का कितना होता है, 7 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये दूसरा फ्लोरीन हो जाएगा, इसके भी 7 आ गए, यहां पे बनाते हैं, ठीक है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन बना देते, ठीक। तो यहाँ पर फ्लोरीन का गिनेंगे तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस फ्लोरीन के गिनेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी इसके फ्लोरीन को गिनेंगे तो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सारे फ्लोरीन्स के 8, लेकिन बोरॉन जो बीच में हमने बनाया है जिसके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके कितने हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बोरॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोरॉन BF3 में जो बोरॉन है केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु का भी ऑक्टेट क्या है, पूर्ण नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या दिखाता है, ये अष्टक नियम की सीमाओं के अंदर में आता है कि अष्टक नियम की सीमाएं क्या कहती हैं कि कई जगह में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मिलते हैं कि जिसमें केंद्रीय जो परमाणु है उसका अष्टक पूर्ण नहीं होता। इसी प्रकार से आप AlCl3 को भी बनाओगे तो AlCl3 में भी एल्यूमिनियम के कितने मिलेंगे, आपको 6 ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है ना। फिर ऐसे ही यौगिकों का बाद में क्या होता है, इनको हम फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके ऐसे यौगिक किसी दूसरे यौगिक के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, ठीक है। तो पहली अष्टक नियम की सीमा तो यह है। अब दूसरी इसके अष्टक नियम की क्या सीमा है कि अष्टक नियम की सीमा कुछ एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, जैसे ये फास्फोरस है, PF5 है, SF6 है और IF7। इसमें जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु को भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, अपनी सीमा पार कर लेता है। तो इसको कहते हैं कि उसका अष्टक जो है वो प्रसारित हो जाता है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट फॉर्म आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, PF5 हमने बनाया, फास्फोरस की वाह्यतम कक्षा के 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, 5 फ्लोरीन को लगा दो आप ऐसे, 5 फ्लोरीन को लगा देंगे, ये हमने 5 फ्लोरीन, ठीक हो गया। अब 5 फ्लोरीन को लगा कर देखते हैं, फ्लोरीन के लिए गिनते हैं एक एक करके, तो ये फ्लोरीन हो गए, इसके 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इस फ्लोरीन के लिए भी गिनेंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, इस फ्लोरीन के लिए गिनेंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके लिए गिनते हैं, इसके भी 8 हो जाएंगे, इसके लिए गिनते हैं, इसके भी 8 हो जाएंगे। अब हम फास्फोरस के लिए गिनते हैं, क्योंकि फास्फोरस भी सबके साथ संयोग कर रहा है, तो फास्फोरस के लिए गिनते हैं। तो इस फास्फोरस का यहां से लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब फास्फोरस के लिए इलेक्ट्रॉन गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फास्फोरस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। बाकी के लिए कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि जो केंद्रीय परमाणु है उसका जो वाहितम कोश है वो क्या हो गया, ऑक्टेट की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, वो प्रसारित हो गया, बढ़ गया, है ना। तो ये भी ऑक्टेट नियम को फॉलो नहीं करता। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आप बना के देखें SF6 का,
तो SF6 को बनाएंगे तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं हम, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 के 6 में हम फ्लोरीन को जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सारे फ्लोरीन के लिए अगर आप गिनोगे, आप गिन करके देखना अपने से, सब सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लोरीन के लिए अगर आप गिनोगे तो फ्लोरीन के लिए तो सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना। अब सल्फर, चूंकि सल्फर से भी सारे फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो सल्फर भी एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे लेगा। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा सल्फर से, तो सल्फर क्या कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन्स होने कितने चाहिए थे, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन कितने हो जा रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। तो भी ये क्या करता है, ये अस्टक नियम की के अंदर में नहीं आता है, यानी उस नियम को अच्छे से फॉलो नहीं करता है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, इसको आप बना के देखना, IF7। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन।